गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सॉलिड स्टेट में हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है ठोसों का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। देखिए, किसी भी ठोस की संरचना से आप भली भांति परिचित हैं कि ठोस जो होते हैं वो परमाणु की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है परमाणु या एटम। और परमाणु की जो संरचना है वो इस प्रकार होती है कि परमाणु की नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर डिफरेंट ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिटल मोशन करते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम आप देख सकते हैं उसमें नाभिक है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तथा सभी इलेक्ट्रॉन्स को जो है मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के द्वारा यहाँ दर्शा दिया है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दर्शा रहा है। तो देखिए, पदार्थ को हम वैद्युतीय चालकता के रूप में डिफरेंट टाइप से वर्गीकृत करते हैं। कुछ पदार्थ विद्युत के कुचालक होते हैं, कुछ पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कुछ अर्धचालक की श्रेणी में वर्गीकृत होते हैं। तो ये किस प्रकार से हम इनका वर्गीकरण करते हैं ये हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण किस तरह से होता है। हम सभी जानते हैं कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का वर्गीकरण होता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं परमाणु में, उनमें इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिवाइड होते हैं वो पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के नियम के अनुसार उनको हम भरते हैं। तो देखिए, जो नाभिक के पास ऊर्जा स्तर होते हैं, जो नाभिक से स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं, तो जो नाभिक से हम सबसे नज़दीकी जो ऊर्जा स्तर होते हैं वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन का फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसकी जो ऊर्जा होती है, जो नाभिक के सबसे पास में ऊर्जा स्तर होता है, उसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, वो सबसे स्थायी ऊर्जा स्तर होते हैं। और जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते जाते हैं तब ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बढ़ती जाती है या उनका स्थायित्व कम होता जाता है। तो देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस कक्षा में भरे जाते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम होती है और वो नाभिक के सबसे नज़दीकी होती है। पाउली का अपवर्जन नियम हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स की सभी क्वांटम अवस्थाएं सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक जो ऊर्जा स्तर होगा उसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन हम फिल करते हैं उनकी स्पिन्स जो हैं अपोजिट भरते हैं। हम सबसे पहले एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर एक ही अनुमत जो ऊर्जा स्तर होगा उसमें हम अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। सबसे बाहरी कक्ष जो इलेक्ट्रॉन से अपूर्ण होता है या पूर्ण रूप से भरा होता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए, हम जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो जब हम सबसे बाह्य ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाते हैं, वहां पर हो सकता है कि वो बाह्य ऊर्जा स्तर कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाए या फिर पार्शियली फिल्ड हो, मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ हो या एम्प्टी हो। तो देखिए, जो बाह्य ऊर्जा स्तर होता है उसे हम संयोजकता ऊर्जा स्तर कहते हैं तथा उस इलेक्ट्रॉन को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि सबसे बाह्य ऊर्जा स्तर में है तथा वो नाभिक से बहुत दूर भी है, तो इसलिए उसके ऊपर नाभिक के द्वारा लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम होगा तथा अदर जो इलेक्ट्रॉन्स, अंदर की ऊर्जा स्तर के जो अनदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, उसको शील्ड करेंगे, मतलब वो रिपेल करते हैं, उसको प्रतिकर्षित भी करते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है नाभिक से ऑटोमेटिकली उस पर आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है तथा वो बहुत ही लूजली बाउंड होता है। तो परमाणु के अंदर जो बाह्य ऊर्जा स्तर का इलेक्ट्रॉन होता है या संयोजी ऊर्जा स्तर का जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर परमाणु का जो बाउंड है या परमाणु का जो आकर्षण बल है या नाभिक का जो आकर्षण बल है वो सबसे कम है और उसे हम कहते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इस तरह से जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ बॉन्ड बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर उसे हम थोड़ी बहुत भी ऊर्जा बाहर से दे देते हैं, बाहर से उसे कोई ऊष्मा दे दी हमने या किसी भी रूप में उसे ऊर्जा दे दी, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा लेकर फ्री कंडीशन में आ जाएगा और बाह्य जो कोई दूसरे परमाणु अगर उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनसे ईजीली बॉन्ड बना लेगा। धातु जो होते हैं, धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन
जालक संरचना में लगभग मुक्त रूप से विचरण करते हैं। तो धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं, बहुत अच्छे चालक होते हैं। तो विद्युत सुचालक होने के लिए देखिए शर्त क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होने चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हमारे कंडक्टिंग वायर में मूव कर सके। जब धारा कब बहेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स विचरण करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वायर के अंदर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर, तो उसके लिए हमें फ्री इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन हमें जिस मैटर में मिलेगा, जिस भी पदार्थ में हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वही पदार्थ हमारे विद्युत के सुचालक होंगे। तो ये प्रॉपर्टी धातुओं में पाई जाती है। धातुओं में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगभग फ्री होते हैं। धातुओं में जब एटम्स मिलके या मॉलिक्यूल्स मिलके जालक संरचना बनाते हैं, तो उन जालक संरचनाओं में सभी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव करते हैं, घूमते रहते हैं। वो अपने पेरेंट एटम से अलग हो जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि हमारा पेरेंट एटम कौन सा है, तो वो मूव करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नाभिक से बंधे हुए हैं, उनके ऊपर प्रबल वैद्युताकर्षण बल लगता है, उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम। जर्मेनियम का एग्जांपल हमने लिया, जिसके अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उनको हमने इस तरह से उसकी फिलिंग हुई 1s2, 2s2, 2p6। दूसरा ऊर्जा स्तर बढ़ गया। तीसरे ऊर्जा स्तर में 3s2, 3p6 और 3d10। और चौथे ऊर्जा स्तर में 4s2, 4p2। तो बाह्य जो ऊर्जा स्तर है हमारा, फोर्थ जो एनर्जी लेवल है वो बाह्य ऊर्जा स्तर है, और इसे हम संयोजी ऊर्जा स्तर भी कहेंगे। और यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो जर्मेनियम जो है वो चतुसंयोजी परमाणु है, क्योंकि इसमें बाह्य जो या हम कहें संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 4 है। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं जो कि किसी दूसरे एटम से बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो देखिए जर्मेनियम एटम के ऊर्जा स्तर, यहाँ जो डायग्राम है उसमें हम समझ सकते हैं कि नाभिक हमें दिखाई दे रहा है। ये हमारा नाभिक है। नाभिक से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है हमारी, इधर हमारी एनर्जी बढ़ रही है। ओके, तो देखिए नाभिक से जब हम पहले हमने n = 1 को फिल किया तो 1s2, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। देन n = 2 में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2s2 और 2p6। इसी तरह 3s2, 3p6 और 3d10 हमने फिल कर दिया। n = 4 में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s2 और 4p2। तो देखिए जैसे जैसे हम नाभिक से दूर हो रहे हैं, वैसे वैसे हमारा ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज़ हो रही है। तो इसे हम समझ सकते हैं कि जिसके पास बहुत कम ऊर्जा होगी वो स्टेबल होगा, क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो बाहर निकल सके। तो वो अपना चुपचाप अपना स्टेबल होके अपने एनर्जी लेवल में जैसा है वैसा बैठा है। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आएगा? मूव करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उसके अंदर बाहर निकलने की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये हमारे ऊपर भी बिल्कुल एज इट इज़ लागू होता है। जिस बच्चे के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा मस्ती करेगा या खेलेगा या कुछ भी मूवमेंट करेगा। लेकिन जिस बच्चे के पास अगर उसको खाना नहीं मिला, उसके पास एनर्जी नहीं है, वो एक्टिव नहीं है, तो वो शांत अपना बैठा रहेगा, वो अपना काम करेगा या शांत बैठा रहेगा, जहाँ है वहीं कोशिश करेगा कि वहीं बैठा रहेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही नहीं है। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है कि जिस इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी वो उतना ही बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा। अब देखिए ये तो हुई एक एटम की बात। अब देखिए सपोज़ कीजिए कि हम 2 एटम्स को, मान लीजिए जर्मेनियम की एटम्स की हम बात कर रहे हैं, 2 जर्मेनियम एटम्स को हम पास में लाते हैं, तो देखिए क्या होता है। सेकंड जो डायग्राम है उससे हम देख रहे हैं ऊर्जा स्तरों का विपाटन। यहाँ पर 2 नाभिक हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब 2 एटम्स हमने लिए हैं। यहाँ पर जो इनकी पोटेंशियल एनर्जी की जो वॉल है, ये वॉल यहाँ पर उभयनिष्ठ हो गई, मतलब कि कॉमन हो गई। लेकिन जो आंतरिक ऊर्जा स्तर हैं वो तो अभी विपाटित नहीं हुए। हमने दूरी कितनी रखी है? एक पर्टिकुलर दूरी पर n = 3 और n = 4 क्या हो गए? विपाटित हो गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो एक एनर्जी लेवल होता है वो 2 या 2 से अधिक एनर्जी लेवल्स में विपाटित हो जाता है या बट जाता है, जिसमें से
एक एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है वो पहले वाले की एनर्जी से ज़्यादा होगी और दूसरे की एनर्जी पहले वाले की एनर्जी से कम होगी। तो जब दो एटम्स नज़दीक आते हैं, उनके अंदर इंटरेक्शन होता है, तो क्या होता है, उनके एनर्जी लेवल्स विपाटित होते हैं या स्प्लिट होते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट होना। तो देखिए यहाँ पर n=4, एक एटम में दो ऊर्जा स्तर थे। अब क्या होगा कि जो ऊर्जा स्तर हैं वो विपाटित होंगे, कॉमन हो जाएंगे और एक उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी की जो वोल है वो भी उभयनिष्ठ हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी। और इस तरह से ये दो एटम्स की बात हमने पढ़ी। अगर मैं कहूँ इसी तरह से अगर एक से ज़्यादा एटम्स इंटरेक्शन करते हैं तो जो डायग्राम हमको देखने को मिलेगा, जो स्थिति हमको देखने को मिलेगी वो ऐसी होगी। यहाँ पर बहुत सारे एटम हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एटम्स की बात कर रहे हैं, 7 न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहे हैं और इनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने नज़दीक आ जाएंगे विपाटित होकर कि यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ ये कॉमन हो, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंटिन्यूम हमें मिलेगा। मतलब कि यहाँ पर हमें कोई भी शार्प एज नहीं मिलेगी किसी भी लेवल की, यहाँ पे कंटिन्यूम आ जाएगा कि इतनी नज़दीक वो एनर्जी लेवल्स होंगे कि हमें एक लगातार ऊर्जा स्तर देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा कि ऊर्जा का एक क्या है, कंटिन्यूम है। तो यहाँ ये हम समझ सकते हैं कि जब बहुत सारे एटम्स, क्योंकि सॉलिड के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और वो एक साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो बहुत सारे एटम्स जब इंटरेक्शन करते हैं तो सारे एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होते हैं और स्प्लिट होते हैं तो उनके अंदर कोई भी शार्प उनका कोई एंड नहीं होता है और वो कंटिन्यूम देखने को हमें मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट इसमें जैसे हम बात करें कि कोई क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं उनमें क्या होता है, परमाणु नियमित रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं, निश्चित एक आवृत्ति में जमे हुए होते हैं। इन परमाणुओं के मध्य दूरी भी बहुत कम होती है, क्योंकि ठोस है, ठोस का जो डेफिनेशन ही ये होती है कि परमाणु के बीच की दूरी बहुत ही कम होती है, जिसके कारण प्रत्येक परमाणु अन्य परमाणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं। मतलब कि उनके जो नेबरिंग जो एटम्स होते हैं उनसे वो इंटरेक्शन करते हैं और परमाणु के ऊर्जा स्तर अनेक ऊर्जा स्तरों में सामूहिक रूप से विपाटित हो जाएंगे। नए ऊर्जा स्तर पूर्व ऊर्जा स्तर के दोनों तरफ होते हैं। तो देखिए ये जो डायग्राम है हमारा, यहाँ पर ये हमें दिखा रहा है परमाणुओं के मध्य दूरी और एनर्जी के बीच का ग्राफ। यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए जैसे जैसे परमाणु के मध्य की दूरी को हम कम करेंगे, हमें इधर चलना है, परमाणु के मध्य की दूरी को बढ़ाना नहीं है। जब परमाणु नज़दीक आएंगे तो परमाणु के बीच की दूरी कम होगी तो क्या होगा कि हायर जो एनर्जी लेवल्स हैं सबसे पहले वही विपाटित होंगे। तो यहाँ पर जो PQ बैंड है, जो PQ एनर्जी लेवल है, सबसे पहले वो विपाटित हुआ। यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला लेवल, ये वाला जो बैंड है, ये वाला बैंड सबसे पहले विपाटित हुआ है। जैसे जैसे दूरी को कम करते जाएंगे वैसे वैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे RS बैंड भी विपाटित हुआ और बहुत कम दूरी पर जब बहुत नज़दीक आ जाएंगे परमाणु तब जो आंतरिक ऊर्जा बैंड होगा वो विपाटित होगा। तो यहाँ पर जो PQ बैंड है, PQ बैंड जो है वो हमारा क्या है, PQ बैंड हमारा चालन बैंड कहलाता है। PQ बैंड चालन बैंड कहलाता है, RS बैंड संयोजकता बैंड कहलाता है तथा QR वर्जित ऊर्जा अंतराल है, इनके बीच का जो गैप है। तो देखिए PQ क्या होता है, चालन ऊर्जा अंतराल क्या होता है, ये बिना अनुत्तेजित अवस्था में, मतलब कि अगर एटम के पास इतनी प्रॉपर एनर्जी नहीं है तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। चालक ऊर्जा अंतराल क्या होता है, चालन ऊर्जा अंतराल वह बैंड है जिसमें चालकता के लिए या चालन करने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। और संयोजकता ऊर्जा अंतराल क्या होता है कि जिसमें बाह्य ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। तो जिन पदार्थों में या जिन एटम्स में बाह्य ऊर्जा स्तर में या संयोजकता ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उनमें क्या होगा, RS जो बैंड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे और
वो उनका विपाटन जब परमाणु पास में आएंगे तो उनका विपाटन पहले होगा। और अगर हम परमाणु को एनर्जी दे दें, कुछ एनर्जी दे दें, तो उस एनर्जी को पाकर जो संयोजकता ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, चालन बैंड में चले जाएंगे। तो वहाँ उस कंडीशन में PQ में, जो PQ हमारा बैंड दिख रहा है हमें, उसमें भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि चालन के लिए स्वतंत्र होंगे। तो इन दोनों बैंड्स का जो गैप है, PQ का और RS का जो गैप है, दैट इज़ QR। और जो QR है वो कहलाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। इस वर्जित ऊर्जा अंतराल में कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी समय अवेलेबल नहीं होता है, मतलब कि ये वर्जित है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो देखिए यही जो गैप है वो डिसाइड करता है कि हमारा जो पदार्थ है वो विद्युत का सुचालक होगा, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। तो देखिए इस नीचे डायग्राम से हम देख सकते हैं कि चालन बैंड हमें दिखाई दे रहा है, संयोजकता बैंड है और उनके बीच में डेल्टा EG वर्जित ऊर्जा अंतराल है। संयोजकता बैंड का जो अधिकतम ऊर्जा है वो है EV, चालन बैंड की न्यूनतम ऊर्जा EC है। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो ऊर्जा होगी डेल्टा EG, उसकी वैल्यू होगी EC माइनस EV। तो ये जो गैप है ये जितना कम होगा उतना ही ईजी होगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए चालन बैंड में जंप करना या चालन बैंड में वेरी करना। तो अल्प एनर्जी जो विद्युत के सुचालक पदार्थ होते हैं, जो धातुएं जो होती हैं, उनमें क्या होता है, बहुत अल्प एनर्जी से या एनर्जी की ज़रूरत नहीं भी हो तो हल्की जो हीट होती है, हल्का टेम्परेचर भी ग्रो कर जाता है, तो उनमें क्या होता है, संयोजकता बैंड से फटाफट इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। और वो कब पॉसिबल है, जब डेल्टा EG की वैल्यू बहुत ही माइन्यूट हो, बहुत ही कम हो। तो जो विद्युत सुचालक पदार्थ होते हैं उनमें डेल्टा EG की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जो कुचालक पदार्थ होते हैं, विद्युतीय कुचालक पदार्थ होते हैं, उनमें डेल्टा EG की वैल्यू इतनी फार इनफ होती है कि संयोजकता बैंड में से इलेक्ट्रॉन बिना बहुत ज़्यादा एनर्जी दिए चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, तो वहाँ पर विद्युत का चालन संभव नहीं हो पाता है। और अर्धचालक पदार्थों में इनकी जो डेल्टा EG है ये इन दोनों का मीडिएटर होता है, बीच का वैल्यू होती है, जिसमें कुछ एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी ठोसों में बैंड फॉर्मेशन की हमने बात करी। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं आवर्ती विभव। तो जैसा कि हम डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये आवृत हो रहा है, मतलब कि पीरियड में मिल रहा है, पीरियड फॉर्म में मिल रहा है, पीरियोडिक पोटेंशियल। तो देखिए हम इस पोटेंशियल को, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको एक फॉर्मूले से दे सकते हैं, VR + T = VR। यहाँ पर जो T है वो चालक स्थानांतरण सदिश है। चालक स्थानांतरण सदिश को अगर हम इस विभव में यूज़ करते हैं तो हमें बार बार वही वैल्यू क्या होगी, वापस मिल जाएगी। तो T की वैल्यू हमने दी Na + Pb + QC। किसी क्रिस्टल के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि स्थानांतरण सदिश जो होता है वो क्या होता है, अभाज्य कोष्ठिका के जालक सदिशों के पूर्णांक गुणांकों के योग के बराबर होता है। यहाँ पर N, P, Q पूर्णांक हैं और ABC जो प्रिमिटिव सेल है उसके जालक सदिश होते हैं। सो नेक्स्ट हम लेंगे ब्लॉक थ्योरम और क्रॉनिंग-पेनी मॉडल, इसमें हम देखेंगे। थैंक यू।